हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखेंगे मधुमक्खी की सामाजिक संरचना। और इसमें आपको, जैसा कि आपको सबको पता होगा, मधुमक्खी की सामाजिक संरचना में आप 3 सदस्य बेसिकली देखते हैं। एक होती है आपकी श्रमिक मादा, एक होता है आपके नर जिसे आप बोलते हैं ड्रोन, और एक होता है आपकी रानी मधुमक्खी। ठीक है, तो मादा क्या होती है, चाहे वो श्रमिक मादा हो या फिर रानी मादा हो, दोनों ही निषेचित अंडे से इसका विकास होता है, जबकि जो नर होता है उसका निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है, अनफर्टिलाइज एग से होता है। इस संरचना में हम बेसिकली इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम रानी की शारीरिक संरचना की बात करें तो इस छत्ते में सभी मधुमक्खियों से आकार व लंबाई में बड़ी होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें, रानी, नर और श्रमिक दे रखे हैं। तो रानी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो रेदर देन नर और श्रमिक की ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी संरचना ज़्यादा बड़ी होती है। इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव होता है। अभी ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मोम ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसका काम केवल निषेचन करना है। इसमें पंख, मुखांग, डंक आदि अपेक्षाकृत कम विकसित होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर समय कहाँ रहती है, छत्ते में रहती है। इसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाहर जाते हैं आपके नर एकमात्र न्यूपिचल फ्लाइट जब उन्हें जनन करना होता है उस टाइम पे। दूसरा आपके जाती हैं ज़्यादातर टाइम पे, हमेशा जो अंदर बाहर जाते रहते हैं वो होते हैं श्रमिक। वो छत्ते में शहद के निर्माण हेतु या फिर उसकी सुरक्षा हेतु वो बार बार अंदर बाहर जाते रहते हैं। तो रानी को ज़्यादा बाहर जाना होता नहीं है, तो इस वजह से इसमें ये सभी जो उसके रक्षात्मक अंग हैं, पंख, मुखांग और डंक आदि कम विकसित होते हैं। नर की बात करें तो नर में ये रानी से आकार में थोड़े से छोटे होते हैं, हालांकि श्रमिक से थोड़े से ये बड़े होते हैं। इसमें पराग थैली, डंक एवं मोम ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जनन तंत्र विकसित होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जनन तंत्र बहुत अच्छे से विकसित है, तभी ये रिप्रोडक्शन करने के लायक होते हैं। और एकमात्र अपने जीवन चक्र में ये न्यूपिचल फ्लाइट के टाइम पे छत्ते से बाहर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें श्रमिक मधुमक्खी की शारीरिक संरचना की बात करें तो ये आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं, लेकिन काम इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो कमाऊ पूत हैं ये आपके छत्ते की होती हैं, सबसे ज़्यादा काम यही करती हैं। इनके उदर के अंतिम सिरे पर, ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि इनके उदर के अंतिम सिरे पर डंक होता है और निचले हिस्से पर मोम ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और देखिए, इसमें मोम ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं, रानी में मोम ग्रंथियाँ नहीं थी। इनके मुखांग होते हैं वो चबाने व चाटने वाले होते हैं, और इसमें डंक बहुत अच्छे से विकसित होता है, क्योंकि ये रक्षात्मक कार्य करते हैं। आपके छत्ते का रक्षात्मक कार्य इन्हीं के जिम्मे होता है। तो एक तरह से ये क्या है, सैनिक हैं छत्ते के। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें मुखांग हैं, जो रक्षात्मक अंग हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें विकसित पाए जाते हैं। पिछली टांगों पर रोएदार बाल पाए जाते हैं, और जो ब्रुश के समान होते हैं ये बाल पराग थैली बनाते हैं। तो आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए पराग थैली कहाँ पे पाई जाती है, तो ये इसमें पिछली टांगों पे रोएदार जो बाल होते हैं वहीं पे आपके पराग थैली का निर्माण होता है। ठीक है, और आपके पराग थैली, डंक और मोम ग्रंथियाँ नर मधुमक्खी में नहीं पाई जाती हैं। आपकी केवल मोम ग्रंथियाँ एकमात्र श्रमिक जो मादा होती है उसी में पाई जाती हैं। जनन तंत्र अच्छा खासा विकसित होता है किसका, रानी और नर मधुमक्खी का। ठीक है, रक्षात्मक कार्य से संबंधित जो उपांग होते हैं वो सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं आपकी श्रमिक मधुमक्खी में। बाकी आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये नर है जो रानी से तुलनात्मक रूप से छोटा है, बाकी रानी सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटा होता है आकार में आपकी श्रमिक होती है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो लाइन्स हैं, जो आपके कंक्लूजन्स हैं, वो मैंने आप पे सामाजिक संरचना से संबंधित आपको बता दिया है। आई होप ऑल ऑफ यू विल गेट इट।